KP classes dedicated to excellence. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सो वेलकम 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 एवरीवन। चलिए आज फिर हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा एक और सेशन। जी हाँ, एक और सेशन जहां पर हम लोग बिजनेस स्टडीज के सुपड़े साफ करने वाले हैं। जी हाँ, 27 डेज में 27 डेज के अंदर पूरा बिजनेस स्टडीज आप तक पहुंचाने की जिम्मेदारी है मेरी, राइट? और इसी सीरीज में हम लोग आज आपके लिए लेकर के आए बेटा डे 5, राइट? सर इस सेशन में या इसके आगे या इससे पीछे जितने भी सेशंस हुए हैं उसके अगर पीडीएफ अवेल करने हो तो क्या करें सर? बहुत सिंपल है, आप हमारे केपी क्लासेस के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हैं तो जाकर के गूगल प्ले स्टोर पे लिखिए केपी एग्जाम प्रेप, राइट? और वहां से इसे डाउनलोड कर लीजिए। और अगर आप बेटा एक आईफोन यूजर है तो सिंपल सा क्या काम करना है, आपको वहां पर जाकर के लिखना है क्लास प्लस, और क्लास प्लस को डाउनलोड करके उसमें ओआरजी कोड डाल दीजिएगा बेटा ICO। उसके बाद आपको होम पेज पे जाना है, साइड पैनल पे जाना है, फ्री कंटेंट में जाएंगे और फ्री कंटेंट में सारी चीजें कर लेंगे बेटा डाउनलोड, राइट? चलिए इसके बाद अगर मैं बात करूं आपसे, ध्यान से देखिएगा। हाँ, अगर आप हमारे साथ मिलकर के सीयूईटी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, ये बेटा हमारी तरफ से दिए गए कुछ सीयूईटी के कोर्सेज है, ध्यान से देखेंगे इनको, राइट? इसके अलावा याद रखिएगा एक बात कि सर आपको क्या करना है कि हमारे साथ अगर सीयूईटी के चाहे ह्यूमैनिटीज के या कॉमर्स के या फिर साइंस के या फिर स्पेसिफिकली जीटी के या लैंग्वेज सब्जेक्ट की तैयारी करनी है तो बच्चे आपको हमारे साथ जुड़ जाना है। आपको हमारे इन नंबरों पे फोन करना है और हमसे सारी की सारी इंफॉर्मेशन ले लेनी है। साथ के साथ बेटा याद रखिएगा, पिछले साल भी हम लोगों ने सीयूईटी में बड़ा बवाल काटा है और बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया रिजल्ट दिया हुआ है, करेक्ट? यस सर। चलिए फिर फाइनली हम लोग इस पार्ट 2 को स्टार्ट करते हैं, जहां पर हम लोग पढ़ क्या रहे हैं सर? जहां पर हम लोग पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, राइट? सर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में एक बात बताओ जरा, आपने लास्ट क्लास में वो बेसिक सब कुछ बता दिया, बट आज की क्लास में क्या होने वाला है सर? यहां पर हम लोग बात करने वाले टेलर के साइंटिफिक प्रिंसिपल्स की। याद होगा मैंने लास्ट ही सेशन के अंदर आपको बताया था कि भाई साहब हम लोग फ्यूल को भी पढ़ेंगे और टेलर को भी पढ़ेंगे। पहला जो सेशन, मतलब सेकंड सेशन जो हम डिवोट कर रहे हैं वो किसको कर रहे हैं? टेलर को कर रहे हैं, राइट? यस सर। तो आइए टेलर के बारे में जानने से पहले थोड़ी सी बातें समझ लीजिए साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में। सर जब आप साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात करते हो इसका मतलब क्या है? इट रिफर्स टू एन इंपॉर्टेंट स्ट्रीम ऑफ वन ऑफ द अर्लियर स्कूल। व्हाट डज इट मीन? अरे भैया बहुत ट्रेडिशनल है, आज की थोड़ी ना, ये बहुत टाइम पहले से चलता आ रहा है दोस्तों, राइट? यस सर, बहुत सिंपल सी बात है। सो इसीलिए हम इसको क्लासिकल स्कूल भी कहते हैं, क्योंकि हम ये ट्रेडिशनल है हमारे पास, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं बेटा? क्लासिकल स्कूल से नाम से भी जानते हैं, राइट? चलो बहुत बढ़िया। इन अदर टू स्ट्रीम बिलोंग्स टू द क्लासिकल स्कूल्स आर फ्यूल एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी एंड मैक्स वेबर्स ब्यूरोक्रेसी, राइट? सो फ्यूल एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी क्या है, मैक्स वेबर्स ब्यूरोक्रेसी क्या है? बेटा देखो ये सब चीजें ना कहीं आप कह सकते हो कि ये इससे रिलेटेड स्कूल्स हैं। क्या होता है स्कूल्स का मतलब? क्या होता है? एक तरह के थॉट के लोग हैं, एक जैसे सोचने वाले लोग हैं, और जो एक जैसे सोचने वाले लोग होते हैं उसको हम कहते हैं एक ही स्कूल के हैं। तो जनरली हमारे पास ये इसी स्कूल से, क्लासिकल स्कूल से जो है वो बिलोंग करता हुआ फ्यूल एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी भी है और मैक्स वेबर्स ब्यूरोक्रेसी भी है। ऑल्दो आपको यहां पर क्या पढ़ना है सर? आपको यहां पर फ्यूल के बारे में पढ़ना है और टेलर के बारे में पढ़ना है, राइट? यस सर, बहुत सही है सर। चलो तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं टेलर की। तो सर टेलर जो भाई साहब है इनके बारे में समझिए थोड़ा। नाम है FW टेलर या फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, जिनका जन्म मार्च 20 तारीख को 1856 में होने वाला है। मतलब देख लेना बेटा, तुम्हारे एग्जाम के आसपास में इनका पड़ेगा क्या बर्थ, है ना? तो भैया इनको हैप्पी बर्थडे विश करते हुए आगे बढ़ना। और इनकी डेथ भी बेटा देख लो जरा, मार्च 21 1915 को होती है। वाह भैया वाह वाह वाह। तो एक अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर है जो इंप्रूव इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी के ऊपर काम कर रहे थे। इनका मोटो था कि हम इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी को बढ़ाएं, इंडस्ट्री में जो एफिशिएंसी है उसको बढ़ाया कैसे जाए, ये इनका मेन मोटो था। 1874 के अंदर वो अप्रेंटाइज बनते हैं। अप्रेंटाइज का मतलब प्रशिक्षु। प्रशिक्षु का मतलब क्या होता है सर? बेटा प्रशिक्षु मतलब होता है यार वो बंदा जो कि सीखने के लिए लगा, राइट? उसको क्या बोलते हैं? प्रशिक्षु बोलते हैं, करेक्ट है सर? वेट वो बंदा
बंदा जो सीखने में लगा हो उसको क्या बोलते हैं सर? उसको प्रशिक्षु बोला जाता है। वेट, जी हाँ, वो बंदा जो सीखने में लगा हो उसको क्या बोला जाता है सर? उसको प्रशिक्षु बोला जाता है। ही वॉज वन ऑफ द इंटेलेक्चुअल लीडर ऑफ द एफिशिएंसी मूवमेंट। जी हाँ, वॉज हाईली इन्फ्लुएंशियल, बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल थे। और मैं आपको बता दूं कि भैया ये देखो, ये इस एरा के इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एरा में जो है वो जन्मे थे, इसका इनको बड़ा बेनिफिट मिल गया। देखो, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो रहा है एक तरफ, और एक तरफ ऐसे लोग जो कि इंडस्ट्री में किस तरीके से ज्यादा प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाए उसको बता रहे। तो ऑब्वियसली इनका नाम होना भी जरूरी था, राइट? तो इनका नाम होना भी जरूरी ही था दोस्त, राइट? यस सर। So you must also appreciate that every new development has some time to be preferred. टेलर्स कंट्रीब्यूशन, बहुत ज्यादा टेलर के कंट्रीब्यूशंस है, लेकिन हम उसकी तरफ नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे कोर्स का पार्ट नहीं होते हैं बच्चे, राइट? तो बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। बट आपको ये समझना होगा, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट करके जो बुक है हमारे पास, वो पब्लिश की गई थी 1911 के अंदर, और बेथलेम स्टील कंपनी के अंदर इन भाई साहब की जो जॉब लगी थी, उसके बाद वो सिलेक्ट हुए थे प्रेसिडेंट ऑफ द अमेरिकन सोसाइटी आसमी के तौर पे। उसके बाद 1900 के अंदर 1900 में प्रोफेसर ऑफ द टक स्कूल भी ये बने थे, टक स्कूल ऑफ बिजनेस बेटा, इसके ये प्रोफेसर भी इस समय पे बन गए थे, राइट? ये सर। तो ये रहा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन इनके बारे में, करेक्ट? चलिए, सो अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट की, करेक्ट है सर? सो साइंटिफिक मैनेजमेंट का प्रिंसिपल क्या है? देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं, इन द अर्ली डेज ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, जी हाँ, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के जो अर्ली डेज थे ना, इन द एब्सेंस ऑफ द एस्टैब्लिश्ड थ्योरी फैक्ट्री ऑर्गेनाइजेशन, right? Factory organization. The factory owners and managers relied on the personal judgment to attending the problems they confirmed, right? So this is what is referred to as rule of thumb. राइट इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? रूल ऑफ थंब बोल रहे हैं। सफर्ड फ्रॉम द लिमिटेशन ऑफ द ट्रायल एंड एरर अप्रोच, करेक्ट? तो ऐसे ही होता था यार, पहले भी, आज भी ऐसे होता है। बहुत जगहों पे चीजें कैसे इवॉल्व की जाती है? ट्रायल एंड एरर अप्रोच से, ट्रायल एंड एरर अप्रोच से। There was a need to follow an approach that was based on the method of science. So definition of the problem, basically जो defining the problem या फिर कह लीजिए developing of alternative solution, anticipating consequences, measure progress and drawing conclusions. तो ये सब कुछ जो इनका मेन मोटो हुआ करता था। ऑब्वियसली बात है, अगर आप किसी भी चीज को फाइंड आउट करने निकले हो तो आपको वाई की कह लीजिए कहीं ना कहीं खोज तो करनी पड़ेगी, है ना? ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा बार बार आपको इस वाई की खोज करनी पड़ेगी दोस्त, राइट? यस सर, बिल्कुल सही बात है। और ये तो वैसे भी साइंटिफिक मेथड की अप्रोच की तरफ निकले थे। सो ही प्रपोज साइंटिफिक मैनेजमेंट एज अपोज टू द थंब ऑफ रूल ऑफ थंब, राइट? सो रूल ऑफ थंब का मतलब जो ट्रेडिशनली चलता आ रहा था, जिसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, बस करे जा रहे हैं, उसको बोलते हैं रूल ऑफ थंब। अब उसके अगेंस्ट में एक साइंटिफिक मेथड लेकर के आ गई। अब सोचो, उसके अगेंस्ट में अगर कोई साइंटिफिक मेथड आ जाए तो कहीं ना कहीं अच्छी बात क्या है? प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, राइट? हर चीज कैलकुलेटिव होगा। सो ही ब्रोक अप ह्यूमन एक्टिविटी इनटू द स्मॉल पार्ट, छोटे छोटे पार्ट में इन्होंने डिवाइडेड एंड फाउंड हाउ इट कुड बी डन इफेक्टिवली इन लेस टाइम एंड विद इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। मतलब छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दो चीजों को, ह्यूमन एक्टिविटी को, और फिर उसके बाद देखो कि कैसे प्रोडक्टिवली इनसे काम लिया जा सकता है। इट एम्प्लाइज कंडक्टिंग द बिजनेस एक्टिविटी अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्डाइज्ड टूल्स। सो मेथड्स एंड ट्रेन पर्सनल्स इन ऑर्डर टू इंक्रीज आउटपुट, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन यानी आउटपुट को बढ़ाना इनका मेन मोटो था। इंप्रूव करना क्वालिटी को, रिड्यूस करना कॉस्ट को, वेस्ट को। सो टेलर का साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है ना, वो इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, राइट? बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। चलिए देखते जरा एक एक करके इससे रिलेटेड प्रिंसिपल्स क्या है हमारे पास। सबसे पहले कह रहे हैं साइंस नॉट द रूल ऑफ थंब। अब देखो, टेलर जनरली जाने जाते हैं साइंटिफिक इंक्वायरी के लिए। वो कह रहे हैं भाई देखो, जब आप बिजनेस कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, तो ये साइंटिफिकली होना चाहिए यार। ये रूल ऑफ थंब नहीं ऐसे ही चले जा रहा है, बस कुछ भी किए जा रहे हो, ऐसे नहीं चलेगा। सो यहां पर रूल ऑफ थंब इज द लिमिटेशन। रूल ऑफ थंब क्या है बेटा? लिमिटेशन है। तो अलग अलग मैनेजर ने कहा कि रूल ऑफ थंब जो है ना, वो स्ट्रेंथन करता है उन लोगों को। बोला नहीं यार, प्रोडक्शन नहीं है, उससे प्रोडक्टिविटी नहीं मिलती, इसमें प्रोडक्टिविटी नहीं।
सो टेलर बिलीव करते हैं दैट देयर वाज ओनली वन बेस्ट मेथड मैक्सिमाइजिंग द एफिशिएंसी. दिस मेथड कैन बी डेवलप्ड थ्रू द स्टडी एंड एनालिसिस. सॉरी, ये मेथड जो है थ्रू द स्टडी एंड एनालिसिस ही डेवलप किया जा सकता है. और याद रखिएगा, इसीलिए कहा गया रूल ऑफ थंब जो है वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो है वो अच्छा नहीं रहने वाला है. रूल ऑफ थंब की जगह पे हम लोग क्या लेकर के आने वाला है? हम लोग लेकर के आने वाले साइंटिफिक मैनेजमेंट. टेलर ने स्मॉल प्रोडक्शन एक्टिविटी को भी क्या किया बेटा? उसको पिक्स ऑफ द आयरन, जैसे अगर हम एक एग्जांपल दें, लोडिंग द पिक्स ऑफ द आयरन इनटू द बॉक्स केयर्स कैन बी साइंटिफिकली प्लान्ड एंड मैनेज्ड. क्या छोटी छोटी चीजों को भी साइंटिफिकली प्लान करना चाहिए, मैनेज करना चाहिए, छोटी छोटी चीजों को भी, राइट. इवन अगर हम लोडिंग अनलोडिंग के काम को देखें, वहां पर भी कह रहे हैं कि भैया इसको भी साइंटिफिकली क्या किया जाए? प्लान किया जाना चाहिए. ठीक है, ठीक है सर. सेकेंड है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड. सर हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का मतलब नहीं समझ में आया सर. देखो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है. देखो इन सब चीजों के ऊपर ना आपके पास केस स्टडीज आ जाती हैं और आपसे कहा जाता है कि भैया बताओ ये कौन सा साइंटिफिक प्रिंसिपल है. याद रखना पड़ेगा. देखिए, फैक्टरी सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन implied that manager served as a link between the owner and the worker. सिंपल सी बात है भाई, ऑनर वहां बैठा है, वर्कर यहां बैठा है, बीच में कौन है? मैनेजर, जो लिंक की तरह काम करता है बिटवीन द ऑनर एंड एंड वर्कर. सिंपल. सिंस द मैनेजर दे हैड टू मैंडेट द गेट वर्क डन फ्रॉम द अदर. भाई ऑब्वियसली बात है, मैनेजमेंट का मतलब ये है कि दूसरे वर्कर्स से ही उसको काम करवा रहा है. इट शुड नॉट बी डिफिकल्ट फॉर यू टू एप्रिशिएट दैट देयर ऑलवेज existed the possibility of the kind of the class conflict, the manager versus workers. ऐसे कभी भी हो सकता है यार कि मैनेजर्स वर्सेस वर्कर हो जाए. बिल्कुल, बहुत पॉसिबिलिटीज है. सो टेलर ने इस बात को रिकॉग्नाइज किया कि भैया ऐसे कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, द वर्कर एंड द मैनेजर्स और द फैक्ट्री ओनर्स, ये भी हो सकता है. सो ही एम्फसाइज्ड दैट देयर शुड बी अ कंप्लीट हार्मनी, राइट, बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द वर्कर्स. Both should realize that each one is important. जी हाँ, दोनों में से कोई भी लेस इंपॉर्टेंट नहीं है. दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसीलिए एक मेंटल रिवॉल्यूशन की जरूरत है. तो जब हम हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड कहते हैं, हार्मनी मतलब तालमेल बनाना है भैया. किसको? मैनेजर को, वर्कर को, ऑनर को, आपस में. डिस्कॉर्ड नहीं, अपने आप को आगे लेकर के नहीं चलना है बस. सो ये एक मेंटल रिवॉल्यूशन है. ये दिमाग से पहले बात निकाल दो कि तुम ही इंपॉर्टेंट हो सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के लिए. ये सारे पिलर्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है बेटा, राइट? यस सर. ऑन द पार्ट ऑफ द बोथ द मैनेजमेंट एंड वर्कर्स, इट मींस दैट द मैनेजमेंट एंड द वर्कर्स शुड ट्रांसफॉर्म देयर थिंकिंग. सो इन सच अ सिचुएशन इवन द ट्रेड यूनियन विल नॉट थिंक ऑफ गोइंग ऑन स्ट्राइक. ऐसी सिचुएशंस में जब आप उनके बारे में सोच रहे हो तो भी ऑब्वियसली वो क्यों जाएंगे भाई स्ट्राइक के ऊपर. सो मैनेजमेंट शुड शेयर द गेन्स ऑफ द कंपनी. और इसीलिए आपके पास कॉन्सेप्ट आता है बेटा बोनस का. आप क्या देखते हो कि कंपनी का जो एक हिस्सा है प्रॉफिट का वो शेयर किया जाता है विद द एम्प्लॉइज, राइट? सो एट द सेम टाइम वर्कर शुड वर्क हार्ड. क्यों? क्योंकि भैया बोनस तो तभी मिलेगा. क्यों जी? यस सर. सो बी विलिंग टू embrace द चेंज फॉर द गुड्स ऑफ द कंपनी, राइट? सो अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक मैनेजमेंट आप कह सकते हो कहीं ना कहीं. अच्छा ये देखो, जापानीज वर्क कल्चर भी आप देखोगे, वहां पर क्लासिकल एग्जांपल है ऐसी सिचुएशन का जहां पर इन चीजों को फॉलो किया जाता है, राइट? नेक्स्ट देखिए, थर्ड पॉइंट है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलाइज. इंडिविजुअलिज्म नहीं है, कोऑपरेशन है. सर कोऑपरेशन होना चाहिए, ऑब्वियसली बात है, कोऑपरेशन होना चाहिए. देयर शुड बी अ कंप्लीट कोऑपरेशन बिटवीन द लेबर एंड द मैनेजमेंट. सर लेबर में और मैनेजमेंट में एक कंप्लीट कोऑपरेशन होना चाहिए इंस्टीड ऑफ इंडिविजुअलिज्म. मैं अरे तू कौन भाई. कोऑपरेशन इज रिक्वायर्ड. कोऑपरेशन का होना बहुत जरूरी है. दिस प्रिंसिपल इज एन एक्सटेंशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड. याद रखिएगा बेटा, जो हमने अभी हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड पढ़ा है उसका एक्सटेंशन कौन सा है? आपसे पूछा जाएगा कि सर उसका एक्सटेंशन कौन सा है. सिंपल है, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म इज द एक्सटेंशन ऑफ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड. करेक्ट? यस सर. सो कंपटीशन शुड बी
competition should be replaced by cooperation. There shall be no competition but the cooperation. Both should realize that कि भैया दोनों की जरूरत है, सबकी जरूरत है इस ऑर्गेनाइजेशन को, राइट. सो दे शुड बी रिवॉर्डेड फॉर देयर सजेशंस. अगर अच्छे सजेशंस है तो उसके लिए रिवॉर्ड मिलना चाहिए. सब्सटैंशियल रिडक्शन होने चाहिए भैया. अगर किसी ने अच्छे से काम नहीं किया है तो रिडक्शन भी होना चाहिए. याद रखना बेटा, जहां पे रिडक्शन की बात कह दी जाए, जहां पर भी एक्स्ट्रा कुछ देने की बात की जाए, तो वहां पर कोऑपरेशन की बात हो रही है, राइट. दे शुड बी द पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट. ये मैनेजमेंट का पार्ट होना चाहिए. In fact, when there will be open communication system and goodwill, there will be no need for even a trade union. अगर एक open communication system है तो ट्रेड यूनियन की जरूरत ही क्यों है? और इसके लिए खैर क्रिटिसाइज किया जाता है महाशय को कि इन्होंने कहा ट्रेड यूनियन की जरूरत नहीं है. इसके लिए इनको क्रिटिसाइज किया जाता है, राइट. सो अकॉर्डिंग टू टेलर यहां पर कह रहे हैं कि इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क होना चाहिए, सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी बराबर बराबर देना चाहिए बिटवीन द वर्कर्स एंड मैनेजमेंट. और इसीलिए इसमें आप देखोगे कहीं ना कहीं जो है इन्होंने बात कही है कि कोऑपरेशन रहेगा, इंडिविजुअलिज्म नहीं रहेगा. ये सब चीजें कहीं भी देखोगे तो आप वहां सीधे क्या लिख करके आएंगे बेटा? कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म. चलिए फोर्थ पॉइंट की तरफ चलते हैं. डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन to his or her greatest efficient and prosperity. सर उनके एफिशिएंसी और प्रोस्पेरिटी जो है ना वो हमेशा बैक्स होनी चाहिए. सो इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी डिपेंड्स अपॉन द लार्ज एक्सटेंट ऑफ द पर्सनल कॉम्पिटेंसीज. आपकी पर्सनल टेंशन दिमाग में चल रही है तो भैया कहा जा रहा है कि आप बहुत ज्यादा एफिशिएंट नहीं हो पाएंगे. सो वर्कर को डेवलप करना पड़ेगा, आपको वर्कर को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, बेस्ट मेथड को डेवलप करना पड़ेगा एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द साइंटिफिक अप्रोच. यही कॉन्सिक्वेंस है किसका बेटा? साइंटिफिक अप्रोच का. देन द वर्कर असाइंड शुड सूट हिज और हर फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज. जो उसको वर्क दे दिया गया है वो उसके फिजिकल, मेंटल और इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हो. और अगर नहीं है तो उसको ट्रेनिंग देनी चाहिए. अच्छा ये भी देखना होगा कि जो एफिशिएंट एम्प्लॉय है उसकी इनकम बढ़ती रहे. This will ensure their greatest efficiency and prosperity, both company and worker, right? अब तुम सोचो कि अगर किसी बिजनेस के अंदर एक वर्कर खूब मेहनत कर रहा है लेकिन उसकी एफिशिएंसी का कोई प्राइस ही नहीं बेकर, तो शायद वो वहां पर बहुत समय के लिए नहीं रुकने वाला है, राइट? यस. टेक्निक्स ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा. बेस्ड ऑन द वेरियस एक्सपेरिमेंटेशन, सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं फंक्शनल फोरमैनशिप की. जी हाँ, What is functional foremanship? देखिए ध्यान से. In the factory system, the foreman represents the managerial figure. Foreman कौन है बेटा? Foreman जो है वो एक managerial figure, सिंपल है. With whom the workers are in face-to-face contact, है ना? Contact, sorry, on the daily basis. हाँ सर, वर्कमैन के साथ डेली बेसिस पे कॉन्टैक्ट होते हैं. देखो हालांकि आप समझो मैनेजर्स जो होते हैं ना वो डेली बेसिस पे कांटेक्ट नहीं करते लेबर के साथ. जो वर्कमैन होता है वो उनसे डेली बेसिस पे क्या है बेटा? कांटेक्ट करता है, राइट? तो इसीलिए हम इसको लोअर लेवल मैनेजमेंट भी कहते हैं. करेक्ट है फोरमैन को. सो द फर्स्ट चैप्टर द बुक यू हैव, आपको बताया गया कि भैया फोरमैन जो है लोअर लेवल मैनेजमेंट में आ जाता है, राइट? तो हम लोग जानते हैं सर, बिल्कुल. ही इज द पाइवट अराउंड whom revolves entire प्रोडक्शन और प्लानिंग, इंप्लीमेंटेशन एक्सेट्रा. इसीलिए टेलर ने कॉन्सेंट्रेट किया है भैया फैक्ट्री सेटअप के ऊपर कि फैक्ट्री का सेटअप क्या होगा. दिस प्रमोटेड हिम सजेस्ट फंक्शनल फोरमैनशिप. 8% थ्रू द 8%, 8 लोगों की आवश्यकता पड़ेगी उनके हिसाब से, राइट? प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए, राइट? इसको कहा गया कि लोएस्ट लेवल ऑफ द शॉप फ्लोर को एक्सटेंड करेगा. दिस वाज नोन एज द फंक्शनल फोरमैनशिप अंडर द फैक्ट्री मैनेजर्स. देयर वाज अ प्लानिंग इंचार्ज इन द प्रोडक्शन इंचार्ज एंड अ प्रोडक्शन इंचार्ज, राइट? सो एक प्लानिंग इंचार्ज होना चाहिए एंड एक प्रोडक्शन इंचार्ज होना चाहिए फैक्ट्री के अंदर. अंडर द प्लानिंग इंचार्ज, कह रहे प्लानिंग इंचार्ज जो है, मान लो प्लानिंग इंचार्ज है, अब इस प्लानिंग इंचार्ज के अंदर 4 पर्सनल, नेमली इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क. अब देखो प्लानिंग इंचार्ज है आपके पास एक तो, राइट? और दूसरा कौन है बेटा? प्रोडक्शन इंचार्ज. दूसरा कौन है? प्रोडक्शन इंचार्ज. तो भैया प्लानिंग इंचार्ज के अंदर आपके पास कौन होंगे? नेमली 4 पर्सनल इसके नीचे होंगे, 4 पर्सनल इसके नीचे होंगे और 4 पर्सनल इसके नीचे भी होने वाले हैं, तभी तो 8 लोग होंगे, राइट? सो आप देखोगे यहां पर कार्ड क्लर्क होगा, रूट क्लर्क होगा, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क होगा एंड डिसिप्लिन वर्क डिसिप्लिनरी वर्क क्लर्क भी यहां पर होगा, राइट? दीज 4 पर्सनल नेम ड्राफ्ट इंस्ट्रक्शन,
फॉर द वर्कर्स, राइट, स्पेसिफिकली द रूट ऑफ द प्रोडक्शन, की प्रोडक्शन किस तरीके से होने वाला है वो प्रिपेयर करेंगे, टाइम कितना लगने वाला है, कॉस्ट शीट कितनी होने वाली है, इसीलिए इनका नाम भी अलग अलग है। देखो कार्ड क्लर्क है, रूट क्लर्क है, टाइम क्लर्क है, कॉस्ट क्लर्क है, इसीलिए इनके 4 अलग अलग नाम भी हैं, राइट। सो प्रोडक्शन इंचार्ज क्या करने वाला है सर, उसके बारे में ध्यान से देखो। वो बात करेगा वेयर द स्पीड बॉस है, वो गैंग बॉस, रिपेयर बॉस एंड इंस्पेक्टर, 4 और लोग उसके अंदर आए हैं। आप देख लो, सबसे पहले कौन है बेटा, सबसे पहला उसके पास जो है वो स्पीड बॉस है, दूसरा कौन है, गैंग बॉस है, तीसरा रिपेयर बॉस है, और चौथा इंस्पेक्टर है। चौथा कौन है, इंस्पेक्टर है। दीज रिस्पेक्टिवली वर रिस्पॉन्सिबल फॉर टाइमली एंड एक्यूरेटिंग द कंप्लीशन ऑफ द जॉब, कीपिंग मशीन एंड द टूल्स एक्सेट्रा रेडी फॉर द ऑपरेशन बाय द वर्कर्स। तो इस तरीके से 8 लोगों की आपको टीम बनानी है, ये बताया गया है इसके अंदर फंक्शनल फोरमैनशिप के अंदर, राइट। जी हाँ, बिल्कुल सर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, कि वर्क को थोड़ा स्टैंडर्डाइज करना है, आपको सिंप्लीफाई करना है जितना हो सके। और सिंपल है ना, अब देखो, अगर आपने एक स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया तो हर बार उसी स्टैंडर्ड पे प्रोडक्शन होगा, उससे नीचे नहीं बेटा। तो आपको एक स्टैंडर्ड फिक्स करना चाहिए, और स्टैंडर्ड फिक्स करने के लिए वही ट्रायल एंड एरर बार बार करना पड़ेगा उसको। सो टेलर ने कहा कि भाई देखो, स्टैंडर्डाइजेशन करना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू हिम द साइंटिफिक मेथड शुड हैव बीन यूज्ड टू एनालाइज द मेथड ऑफ प्रोडक्शन, राइट, एंड द बेस्ट प्रैक्टिस कैन बी केप्ट। जो बेस्ट वाला प्रैक्टिस है उसको ही आपको रखना चाहिए। दिस कैन बी डन थ्रू द वर्क स्टडी टेक्निक, या वर्क स्टडी टेक्निक, टाइम स्टडी, मोशन स्टडी टेक्निक, फटीग स्टडी टेक्निक, इन सब चीजों को ध्यान में रख करके ही करेंगे, बिल्कुल। और एक आपने स्टैंडर्ड जो है वो बना लिया, ठीक है सर। ये जो स्टैंडर्ड आपने बनाया वो बेंचमार्क है, ये बेंचमार्क है। इसको यूज करके आप देखोगे कि आपका जो फिक्स टाइप साइज कैरेक्टरिस्टिक्स वो चीजें प्रोड्यूस हो रही, आप कहीं ना कहीं जो है टाइम वगैरह कम लगा रहे हो, रिड्यूस कर रहे हो, एस्टैब्लिश कर रहे हो क्या, इंटीग्रिटी, एबिलिटी एंड मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स ऑफ द प्रोडक्ट। आप एस्टैब्लिश कर रहे हो स्टैंडर्ड ऑफ एक्सीलेंस, क्वालिटी इन द मटेरियल्स, एंड एस्टैब्लिश कर रहे हो स्टैंडर्ड ऑफ द परफॉर्मेंस, राइट। सो ये सब चीजें आपकी यहां पर स्टैंडर्ड हो रही हैं। तीसरा आता है बेटा आपके पास मेथड स्टडी। जी हाँ, मेथड स्टडी। ये मेथड स्टडी क्या है, द ऑब्जेक्ट ऑफ द मेथड स्टडी इज टू फाइंड आउट द बेस्ट वे ऑफ डूइंग द जॉब। हाँ जी, मेथड स्टडी में बेस्ट वे फाइंड आउट करना है। जो बेस्ट वे है ऑफ डूइंग द जॉब वो क्या होगा, मेथड स्टडी बताएगा। देयर आर वेरियस मेथड ऑफ डूइंग द जॉब। टू डिटरमाइन द बेस्ट वे ऑफ, देयर वर सेवरल पैरामीटर्स, राइट फ्रॉम द प्रोक्यूरमेंट ऑफ द रॉ मटेरियल टिल द फाइनल प्रोडक्ट is delivered. Customer every activity is a part of the method study. हर एक एक्टिविटी जो है जहां से आप मटेरियल, रॉ मटेरियल ले रहे हो से लेकर के जब तक आपके गुड्स डिलीवर्ड ना हो जाए बेटा कंज्यूमर तक, तब तक सारे मेथड की स्टडी आपको करनी चाहिए, राइट। और इसी मेथड स्टडी को यूज करना चाहिए बार बार और लगातार, राइट। यस सर। फिर आता है बेटा फोर्थ, मोशन स्टडी। नाउ व्हाट इज मोशन स्टडी? नाउ देखिए बेटा ध्यान से, मोशन स्टडी क्या है सर? जब हम मोशन स्टडी की बात करते हैं, इट रिफर्स टू द स्टडी ऑफ द मूवमेंट्स लाइक लिफ्टिंग, पुटिंग, ऑब्जेक्टिव, सेटिंग एंड चेंजिंग द पोजीशन। सर मोशन की स्टडी करनी है, एक पर्सन का जो मोशन है उसकी स्टडी करनी है, अननेसेसरी मूवमेंट जो है उसको एलिमिनेट करना है। सिंपल सी बात है, मोशन स्टडी का मतलब यही होता है। तो टेलर ने बताया कि भाई हमने एक बार क्या किया, रिड्यूस द मोशन इन द ब्रेक्स लेयर फ्रॉम 18 to 5। तो वहां पर भी मोशन स्टडी से जो बहुत सारे कह लीजिए 18 वहां पर मोशन चलती थी, वहां से हमने रिड्यूस करके उसको 5 तक ला दिया। On the close examination of the body motion, ये पता चला है if possible to find out motion which are very productive, motion which are incidental, motion which are unproductive, तो भैया उसको हटा देंगे हम लोग, उसको हम क्या कर देंगे, हटा देंगे, राइट। तो इस तरह की चीजें मोशन स्टडीज के अंदर आपको ध्यान रखनी है। फिफ्थ आता है आपके पास टाइम स्टडी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा आपके लिए। टाइम स्टडी भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, ध्यान दीजिएगा इस बात को। इट डिटरमाइंस द स्टैंडर्ड टाइम। ये क्या डिटरमाइन करता है, एक स्टैंडर्ड टाइम को डिटरमाइन करता है, टेकन टू परफॉर्म एज वेल एज डिफाइन द जॉब, राइट। सो टाइम मेजरिंग
Devices are used for each element of task. The standard time is fixed for the whole of the task by taking the several reading. The method of time study will depend upon volume and frequency of the task. The cycle time of the operation and the time measurement cost. The objective of the time study is to determine the number of workers to be employed, frame suitable incentive schemes and etc. राइट, ये सब कुछ आपके अंदर टाइम के अंदर जो है आप लोग देखते हैं. राइट, ठीक है सर, बिल्कुल सही बात है. एक और स्टडी है आपके पास जिसको हम कहते हैं फटीग स्टडी. एक बंदा थकता भी है भाई, हाँ बिल्कुल थकता है, तो भाई उसके लिए भी स्टडी है हमारे पास जिसको हम कहते हैं फटीग स्टडी. पर्सन जो है कहीं ना कहीं टायर्ड फील करता है फिजिकली या फिर मेंटली. राइट, और इसीलिए कह रहे हैं कि व्हाइल वर्किंग द रेस्ट इंटरवल्स विल हेल्प वन टू रीगेन द स्टेमिना. राइट, एंड दिस विल रिजल्ट इन द इंक्रीज प्रोडक्टिविटी. सो फटीग स्टडी करके ये डिटरमाइन करो कि कितने देर का रेस्ट इंटरवल होना चाहिए. ठीक है, सो ये फटीग स्टडी भी आप लोग जो है वो पढ़ते हो इसीलिए. करेक्ट है. नेक्स्ट है आपके पास डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम. राइट, सो डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम क्या है, ध्यान से देखिए. टेलर वाज अ स्ट्रॉन्ग एडवोकेट ऑफ द पीस वेज सिस्टम. भाई किसी ने ज्यादा प्रोडक्शन किया तो उसको ज्यादा पैसे देना. द स्टैंडर्ड टाइम से ज्यादा लगाया है अगर उसने स्टैंडर्ड टाइम से कम टाइम में जो स्टैंडर्ड है आपके गुड्स का उससे अच्छी प्रोडक्टिविटी करके दी है, ज्यादा प्रोडक्टिविटी करके दी, तो ज्यादा पैसों की रिक्वायरमेंट है, उसको ज्यादा पैसे देने चाहिए उसको. द वर्कर कैन देन बी क्लासिफाइड एज द एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट, और इसी बेसिस पे उसको एफिशिएंट और इनएफिशिएंट घोषित कीजिए. एफिशिएंट को ज्यादा और इनएफिशिएंट को कम दीजिए. करेक्ट है, ये एग्जांपल के फॉर्म में यहां पर चीजें गिवन है. राइट, आई होप बेटा आज के सेशन से बहुत कुछ आप लोगों को सीखने को मिला होगा. राइट, और बाकी के ऐसे ही और भी बढ़िया बढ़िया सेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले. राइट, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट सेशन में. थैंक यू वेरी मच, बाय बाय. मनीष रॉय साइनिंग ऑफ. KP Classes. Dedicated to excellence.